नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 134वीं कड़ी में मैं आप लोगों से आज बातचीत करूंगा। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बारे में बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसको कितना लोग समझते हैं ये थोड़ा मुझे संदेह होता है। कि हर आदमी कहता है कि मेरी सभ्यता और संस्कृति है, गांव की सभ्यता संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। लेकिन उनसे वो पूछिए कि भाई सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, ज़रा उसको उसकी शब्दों में जब व्याख्या करिए तो वो बिल्कुल लोग लगता है कि ये लोग कुछ इधर उधर की बातें करके और वहीं ख़त्म करते हैं। तो पहले तो ये आपको आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। थोड़ा ये समझ कोई हम उसकी देखिए, हम जब इसमें आपसे वार्ता करते हैं तो कोई किसी चीज़ का परिभाषा नहीं बताने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में उसकी आपको एक अवधारणा हो जाए कि जिसकी हम बात करें वास्तव में है क्या। तो जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि गांव की संस्कृति की हत्या हो रही है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि गांव की संस्कृति है क्या। तो जब तक कि गांव की संस्कृति की अवधारणा नहीं होगी आपके मन में, तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे गांव की हत्या हो रही है और उससे संस्कृति से क्या मतलब है, संस्कृति से और गांव की हत्या से क्या मतलब है। तो ये इसलिए हम इन बातों को आपको समझाने के लिए कि जिन शब्दों का प्रयोग मैं करता हूँ कि उसका क्या तात्पर्य क्या है, मतलब उसकी अवधारणा क्या है। तो आज हम ये जब हम कहते हैं संस्कृति, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जानने के लिए कि ये संस्कृति क्या है। एक बात देखिए, एक भारत में या कहीं भी एक हमारी कहते हैं हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। तमाम सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी बरकरार नहीं। ये बात सही है कि बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई और भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी बनी हुई है। लेकिन वो कहा भी गया है, इकबाल ने कहा कि क्या बात है कि मेरी हस्ती मिटती नहीं। कुछ तो है हमारे देश में कि जो कुछ हमारी, तो वो वही कुछ का मतलब ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है जो मिटती है। लेकिन ये बात जान लीजिए, सभ्यता और संस्कृति कोई एक बहुत अस्थायी चीज़ नहीं होती है कि एक चीज़ जो हो गई वो हमेशा की रही। सभ्यता और संस्कृति एक उसमें समय समय पर गतिशील है और समय समय पर उसमें बदलाव होता है। लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कि कल की सभ्यता हमारी कुछ थी और संस्कृति कल थी और परसों कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्नेह वो उसमें जब भी लोगों में कोई बदलाव की अनुभूति होती है तो उसमें भी बदलाव होती है और धीरे धीरे होती है। और ये बनती कैसे है सभ्यता संस्कृति? कोई एक दिन ये बनती नहीं है, ये हजारों साल में विकसित होती है। समाज की जरूरतों के हिसाब से, समाज की सोच के हिसाब से, समाज जो काम करता है उसके हिसाब से, उसके कृत्यों से, सोच से, उनके ज़रूरत के हिसाब से, और कभी व्यक्तिगत प्रयास से बनता है, कभी सामूहिक शक्ति से प्रयासों से बनता है, और कभी परिस्थितियाँ जन भी ये सभ्यता और संस्कृति में बदलाव होते रहते हैं, उस हिसाब से चलता रहता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो हम जिनको मोटे मोटे रूप में सभ्यता कहते हैं उसमें क्या चीज़ है, मतलब सभ्यता सब कहो हमारी सभ्यता क्या है। तो सभ्यता में देखिए, जब हम सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी कभी हमेशा ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि जब भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहते हैं सभ्यता और संस्कृति। लेकिन सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, थोड़ा सा अंतर है। हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि क्या किसको हम लाइन खींच के कहते हैं कि ये सभ्यता है और इसको लाइन खींच के कहते हैं संस्कृति है। ये जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उनमें एक समझने के लिए मैं बताऊँ कि थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। और वो क्या अंतर है वो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो हम कोई चीज़ कोई खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, तरीके हैं जो हमारी सभ्यता में आती हैं। जैसे लोग बहुत कोई गंदा कपड़ा पहन लिया तो आप कहेंगे भाई बड़ा सभ्य है। जब कोई बात बोल रहा है, भाषा ठीक नहीं है, तो कहते हैं भाई ये तो बहुत असभ्यता के साथ बात कर रहा है। तो ये भाषा में हम किस तरह से भाषा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, ये सब हमारी सभ्यता का ये निशानी है। और ये सभ्यता हमारा समय समय के साथ बदलता रहता है। आप खुद जानते हैं कि एक ज़माने में हम लोग सभी लोग धोती कुर्ता पहनते थे, आज सब लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पैंट पहन लिए असभ्य हो गए। इस ज़माने में हम लोग याद है कि बचपन में
हम लोग बाल नहीं कंघी करते थे और तभी भी सभ्य थे। लेकिन अब कोई बाल कंघी न करे और कहीं जाए तो उसको असभ्य माने जाएंगे। खान पान में जैसे पहले हमारा खान पान था और भौतिक खान पान देखिए कितना पहले सुंदर था। ये साफ सुथरे चौकी धुलाई पुछाई होके और पीढ़ा लगाते थे, पानी रखते थे और कहीं चौकी पर खाना भोजन रखे करते थे और ताज़ा भोजन करते थे, ताज़ा और साफ सुथरे ढंग से खाते थे। ये नहीं कि कहीं भी बैठ के कर भोजन कर लें। और यहाँ तक ये था कि भोजन के लिए तो बाहर के घर के बाहर के बनी हुई चीज़ को तो कोई खाता ही नहीं था, तो सिर्फ घर के बने हुए खाते थे। लेकिन अब इसमें बहुत बदलाव आ गया है। अब तो कहीं भी होटल खुल के, पहले होटल में खा के खाना एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी। चाहे गांव के लोग कभी किसी होटल में खाना खाने जाते थे तो उसको बुरी बात मानी जाती थी। अब तो बहुत आम बात है, होटल में खाता है, चाय है, पकौड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। ये खान पान में तो बिल्कुल बदलाव आ गया। तो इसमें अब ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई हैं, तो जो बदलाव आए खान पान में तो ये आप उसको ये नहीं कह सकते कि जो कुछ बदलाव आया बिल्कुल सही है और बहुत सभ्य है। लेकिन और पहले बिल्कुल हम लोग जो थे और सभ्य थे, लेकिन इससे हमारे जो खान पान के तरीके हैं वो बिल्कुल हमारी सभ्यता में जोड़े जाएंगे अगर हम ठीक ढंग से खाते हैं, साफ सुथरे ढंग से खाते हैं और तो हम सभ्य माने जाएंगे। और गंदे ढंग से खाते हैं तो असभ्य माने जाएंगे। अंग्रेज तो हम लोग हाथ से खाते थे तो उसको हमारे असभ्यता मानते थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेज चम्मच से खाते थे। लेकिन हम हाथ से खाते थे, हमारे हाथ से खाने के फिर भी हाथ से खाने के पहले हम हाथ धोते थे, पैर धोते थे और जाकर तब हम भोजन करते थे। लेकिन अब ये है कि अब ये लोगों ने क्या किया कि अब न हाथ धोना है, न पैर धोना है, न कोई एक जगह खाने की, जहाँ भी हो वहाँ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो ये सभ्यता नहीं है। जो खाने का तरीका हमारा अब बन रहा है ये खाने का तरीका नहीं है। और कुछ भी खा लें, ये भी एक खाने का तरीका। पहले क्या खाना है, कैसे खाना है, किस मौसम में खाना है, किस दिन खाना है, किस त्यौहार पर क्या खाना है, ये सब पूर्व निर्धारित होता था। अब ये कुछ भी नहीं है, किस दिन खाना है, क्या खाना है, कोई दिन नहीं है, किसी दिन के हिसाब से नहीं है। और जो भी मिल जाए बस वो खा लेना है, पेट भर लेना है। और स्वाद के लिए, स्वाद हमारे यहाँ खान पान में बहुत बड़ा महत्व नहीं था। स्वाद तो हमेशा महत्व रहता है, लेकिन स्वाद इतना महत्व नहीं था कि आप कुछ भी और किसी तरह से खा सकते। तो अब इसमें हम खान पान में कहेंगे कि वो मेरी जो पुरानी सभ्यता थी उसमें विकार आया है, इसको विकार ही कहेंगे। जिस ढंग से हम अपने सभ्यता के चरम पर थे उसमें सब चीज़ों में विकार आया है और लोग इसको समझ नहीं रहे। खैर, लेकिन हम यहाँ सभ्यता पर नहीं चर्चा करेंगे, हम आज आपको अपनी संस्कृति पर सभ्यता करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो जैसे मैंने बताया कि ये सभ्यता की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर समझना है तो संस्कृति क्या है। तो जो संस्कृति है वो ये है कि हमारे जो सोचने और वो कार्य करने का, किस तरह हम सोचते हैं और किस तरह कार्य करते हैं, वो उसको हम अपनी संस्कृति कहते हैं। अब ये जो कुछ भी हम अपने इन परिस्थितियों में, जैसे अपने खान पान, रहन सहन, बातचीत, व्यापार, इन सारी चीज़ों में जिस तरह से हम सोचते हैं और करते हैं, तो उसको संस्कृति हम कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, जिस तरह से व्यवहार करते हैं। और ये जो व्यवहार हमारा जो तो इसको हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का और ही ज़्यादा संस्कार करते हैं। तो ये दो फर्क ये है कि वो तो जो बाह्य रूप से आपको दिखता है वो हमारी सभ्यता हुई, लेकिन जो आंतरिक रूप से जो हमारे चिंतन और व्यवहार में जो चीज़ें दिखता है वो हमारे, क्योंकि जब हम सोचेंगे तो उस हिसाब से आचरण करेंगे, तो उसको आप बहुत हद तक कह सकते हैं वो हमारी एक संस्कृति है। अब हम इसको उदाहरणों से समझेंगे कि हमारी ये संस्कृति में क्या है, सब उस तरह से क्या हम सोचते हैं, कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए किसी गांव में हम रहते हैं, गांव में मैंने आपसे चर्चा की थी गांव का अवधारणा क्या है कि प्राकृतिक संसाधन, पहली बात मैंने चर्चा की थी। दूसरा मैंने कहा उद्यम होना चाहिए गांव में। तीसरा मैंने चर्चा की थी कि हमारे सहभागिता। और चौथा मैंने चर्चा की थी कि हमारे गांव की परंपराएं क्या हैं। तो अब ये चार चीज़ें हमने चर्चा की थी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं हमारे जीवन, गांव के ग्रामीण जीवन के लिए, अब इन चारों चीज़ों में हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से उसमें कार्य करते हैं, यही हमारे संस्कृति भाग बनता है। तो ये ये सभी चीज़ें हमारे सोच को और हमारे कार्य को प्रभावित करती हैं। अब जैसे है कि हमारी पेड़ है, हमारे वृक्ष है,
तो हमारी संस्कृति का वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो हम सोचेंगे कि ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है, तो हमें पेड़ को नहीं काटना है बल्कि पेड़ की पूजा करना है। तो आप देखिए, अब पेड़ की पूजा करना हो गया क्या, हमारी एक संस्कृति का भाग हो गया, क्योंकि हमने सोचा पेड़ के प्राकृतिक संसाधन है, अब प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। अब उसको हम कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए हम एक कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि ये प्रदर्शित हो कि हम इस पेड़ के लिए और चाहे प्राकृतिक संसाधनों के लिए कैसे काम करते हैं। तो अब उसके लिए पेड़ को पूजा करना या पेड़ों को न काटना, या पेड़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले हम बता चुके हैं कि पेड़ों को कैसे हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारी एक संस्कृति का भाग है। तो लोग कहेंगे इस गांव की भाई संस्कृति ये है कि पेड़ कोई नहीं काट सकता है और वो लोग पेड़ की पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो उसी तरह जैसे पशुओं का हम उपयोग करते हैं, और पशुओं को क्या करते हैं कि पशुओं को किसी दिन पूजा करते हैं। तो लोग कहेंगे भाई पशुओं को क्यों पूजा करते हैं, तो अभी तो लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन जब हम कहेंगे कि जब पशुओं से के आधार पर हमारी कृषि आधारित है और बिना पशुओं के कृषि का कार्य नहीं होगा, तो हमारे सोचने की ये जो दृष्टि है, सोच के हमारा तरीका है, उसके बारे में सोचते हैं कि हम पशुओं के सम्मान करेंगे। जब पशुओं का सम्मान करेंगे तो उनको अच्छे ढंग से रख रखाव करेंगे, जब रख रखाव करेंगे तो वो हमको अच्छे ढंग से हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। तो पशुओं की जो इस तरह की सेवा या उनकी पूजा करना भी हमारे संस्कृति का अंग बन गया, क्योंकि उसी हिसाब से हम उसके कार्य करते हैं। तो ये है हमारी संस्कृति। इस तरह से आप जो दिखेंगे जीवन के जो चारों बातें बताएंगे, गाँव में लोगों ने अपने जीवन को इन सभी चीज़ों को दृष्टि से रखते हुए सोचते एक ढंग का एक सोच पैदा की और उसी ढंग से कार्य करते हैं। सही है, यही हमारी संस्कृति है, जो सोच पैदा की इन परिस्थितियों में और उस परिस्थितियों में जो सोच पैदा की उसी ढंग से अपने कार्य भी करते हैं। तो वो जैसे सोच हो गई। और जैसे गांव में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जैसे गांव में होते हैं, भिन्न है, गांव में बिल्कुल भिन्न है और वो सब हम लोग को समझना चाहिए। अब जैसे गांव के लोगों का जीवन क्या है, गांव के लोग सुबह सवेरे 4 बजे उठते हैं और अपना तैयार बैर होके अपने पशुओं को खिला पिला के चले जाते हैं काम पर, और काम पर करके 11-12 बजे आते हैं, खाते पीते हैं, 1 घंटा सोते हैं और फिर 2-3 बजे फिर काम पर चले जाते हैं और फिर शाम 6 बजे आके और पशुओं को खिला उला के उसके बाद पशुओं को बांधते हैं, उनको आराम के लिए बांध देते हैं और अपने भी 8 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं। अब ये जो कार्य है इनका जीवन पद्धति, इसको आप संस्कृति का ही अंग मानिए, क्योंकि उन लोगों का ये ढंग तरीका अलग है। और देखिए ये तरीका उनके जो जीने का तरीका है तो उस सोच से विकसित हुआ, क्योंकि उनके जो काम है वो कृषि का कार्य है, उसी से ये विकसित हुआ उनकी सोच, और इस सोच से उनके कार्य उन्होंने जीवन पद्धति उसी तरह बनाई। अब ये शहरों की ये तो सोच है नहीं, शहर में कोई इस समय से 4 बजे तो कोई उठता नहीं है, उनके 10 बजे तक कार्यालय जाते हैं, तो कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, और कोई रात में काम करते हैं, कोई 12 बजे तक काम करता है, कोई 2 बजे तक काम करता है। कोई उनकी जीवन पद्धति उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने अपने शरीर को, अपने एक दैनिक चर्या को अपने जरूरत के हिसाब से ढाल ली, लेकिन वो उनके संस्कृति का अंग नहीं बना। उस संस्कृति के वो केवल जरूरत के हिसाब से शरीर को अपना काम करते हैं, अपना उनकी जरूरत है जो काम करते हैं, उसी हिसाब से सोते हैं, उसी हिसाब से जागते हैं, वो संस्कृति का हिस्सा नहीं बना। लेकिन गांव के लोगों ने इसको अपने जरूरत के हिसाब से अपने एक पूरे दैनिक जीवन को भारत के गाँव की एक संस्कृति बन गई। तो ये उसकी हमारे गांव की संस्कृति कह सकते हैं कि भाई सुबह उठना और सुबह से शाम तक काम करके और इस तरह समय से खाना, समय से खाना, समय से काम करना, समय से सोना और समय से जगना, ये हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन की एक संस्कृति है। उसी तरह से आप सभी क्षेत्रों में करीब करीब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक संस्कृति ये है कि बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, गांव में बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, और गांव में जो लोग हैं उनको सबको एक दूसरे को संबंधों से बांधना, संबंधों से कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हों, उनको संबंधों से बांध देते हैं। अगर पिता के उम्र के लोग हैं तो उनको चाचा ताऊ कहते हैं, अगर दादा की उम्र के हैं तो उनको दादा काका कहते हैं, अगर उसके अपने माँ की उम्र का है तो माँ के चाची कहते हैं, अगर बाबा की उम्र का है, दादा की उम्र का है
तो उसको भी दादी का सब गांव के लोग कहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई जाति भेद, चाहे ब्राह्मण हो और कोई दलित हो या कोई पिछड़ा हो, लोगों ने अपने को संबंधों से बांध लिया। गांव के लोगों ने संस्कृति बना ली है कि गांव की जो बेटी है वो गांव की बेटी है, सबकी बेटी है, किसी एक की बेटी नहीं है। और गांव में आप जानते हैं गांव में शादी ब्याह का बिल्कुल मनाही एक तरह से है, कोई लिखा मनाही नहीं है, लेकिन वो एक संस्कृति का अंग है कि गांव की बेटी से लोग, गांव के लोग शादी नहीं करते, सब लोग बेटी और बहन मानते हैं गाँव के लोग। उसी तरह से शादी विवाह है तो सब एक दूसरे की सुख और दुख में, मरने में, जीने में, शादी में, विवाह में सब जुटते हैं गांव वाले, और सब एक दूसरे के जितना अपनी क्षमता होती है उसके हिसाब से मदद भी करते हैं। ये उन्होंने एक उन्होंने एक वो एक तरह से उनके ये जो कार्य पद्धति है वो भी उनके संस्कृति का अंग बन चुका है। गांव में कोई भी उत्सव होता है तो उसमें ये भी है कि हर मौके पर उन्होंने गीत गाना, जैसे हर त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उनके इस मामले में हमेशा कोई न कोई ग्रामीण स्तर पर गीत की रचना महिलाएं करती रहती हैं, और शादी में, विवाह में, संबंधों में तमाम हमेशा गीत गाती रहती हैं। ये कितना सुंदर उन्होंने विकसित किया उत्साह से, क्योंकि जब गीत गाएंगे तो उत्साह आएगा, लोग सुनेंगे। और गीत में भी बड़े सामयिक गीत और बड़े कभी कभी क्या अक्सर हमेशा ही उनके गीतों में वहाँ के ग्रामीण दृश्य का और ग्रामीण संबंधों का बड़ा छाप रहता है, जो संबंध रहते हैं वो एक, तो इस तरह उन्होंने एक संस्कृति का हिस्सा बनाया। अब इसके साथ साथ वो शादी ब्याह में देखिए, या कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल व्हाट्सएप पे भेज दिया, नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, निमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करके तब उनको बुलाते हैं, और खाने पीने में कहाँ खाना है, सफाई है, ये है सब, और सबको गांव में उनका अगर भोजन वगैरह गांव में मैंने देखा है कि अगर बहुत बड़ा पार्टी कोई उत्सव हुआ और ये खान पान का कोई कार्यक्रम हुआ, बच गया, तो पूरे गांव के लोगों को दोबारा भी बुला के या उनके घर पहुंचाते हैं कि भाई आपका खाना बच गया है, ये आपके लिए भिजवा देते हैं। ये उनके सही है। इतने नहीं, गांव का जो कोई किसी का संबंध हो, चाहे किसी जात का, अगर उस जात के लोग का संबंध, कोई लड़की का शादी कहीं हुआ तो उसका दामाद आया तो पूरे गांव का दामाद हो जाता है, अगर फूफा है तो पूरे गांव का फूफा मानते हैं लोग। तो इस तरह गांव वाले उनसे संबंध लेते हैं। और अगर कुछ बाहर जिसका संबंध वाले फूफा है, दामाद है, और भी जो संबंध है, अगर गांव में आए लोग तो कोशिश करते हैं लोग कि हमारे उनको बुला के उनको सम्मान दें, और भेंट भी देते हैं कि उनको कुछ न कुछ भेंट देते हैं, जैसे कि उनके घर वाले मान लीजिए जैसे देते हैं, वो भी अपना दामाद समझ के अपनी क्षमता जिसकी जो है उस हिसाब से भेज देते हैं। फिर मिलने आते हैं, सम्मान देते हैं। महिलाएं भी गांव की मिलने आती हैं, उनसे सम्मान देती हैं कि हमारे दामाद, उनके दामाद हैं, चलो मिल लिया जाए। ये सब ये गांव के लोगों ने इस तरह से अपने को विकसित किया। उसी तरह से ये गांव के लोगों ने जब भी फसल कटती है, फसल कटने के साथ साथ किसको कितना कैसे उसको बांटा जाए, और चिड़ियों के लिए अलग अनाज रखते हैं, जानवरों कुत्तों के लिए जैसे रोजी है। अब ये भी एक संस्कृति का ही अंग मैं मानता हूँ कि घर में कहा गया है कि कुछ न कुछ बचा लीजिए जो कि जानवरों के लिए, पशुओं के लिए हो जाएगा, और कुछ फिर कुत्तों के लिए हो जाएगा, और कुत्तों को भोजन देते हैं, पशु जानवरों को देते हैं। सभी घरों में धान की बाली लटकी रहती है कि वो चिड़िया खाएंगे। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था भी रखते हैं ताकि चिड़िया आके पानी पिए। तो इसीलिए आप देखिए गांव में बिल्कुल चिड़ियों की चहचहाहट, और गौरैया जो आजकल देश भर में गौरैया गा रही है, गाँव में आप देखिए ये घर घर में गौरैया आपको दिख रही हैं, चारे घूमती, इतनी फुदकती रहे। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर कोई अनाज बाहर आप डाल दीजिए सूखने के लिए तो वो सब झुंड के झुंड आती हैं और उसको चट कर जाती हैं। लेकिन फिर भी गांव वालों ने कभी इसको बुरा नहीं माना, अगर खा रही हैं तो उड़ा देते हैं, लेकिन कभी गौरैया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उसको भगा रहे हैं। ये हमारे गाँव की संस्कृति है। जैसा कि मैंने कहा कि गाँव में देखिए एक बहुत बड़ा त्यौहार नहीं, मतलब एक तरह से अपने पूर्वजों के लिए वो पितृपक्ष मनाते हैं, और उस पूर्वजों में ये उनके सबके नाम से देते हैं। अब देखिए पितृपक्ष में जो पिंडदान करते हैं, तो पिंडदान में वो अपने पिता का, बाबा का, दादा करते ही हैं, माँ के साइड से भी
नाना का, मामा का और भी लोगों को करते हैं। तो इससे देखिए कि गांव के लोगों ने अपने पितरों का करके अपने पितरों की जो निरंतरता है उसको बनाना है। तो सबका नाम भी जानते हैं और नाम से पितरदान करते हैं। ये आप आज देखिए कि अपने बाप और ग्रैंडफादर तक नाम जानते हैं लोग, उसके बाद तो जानते भी नहीं है कि हमारे पितर कौन थे। उनके बारे में सारी बात और उनके एक से एक लोग पितर परिवार में लोग हुए हैं, बड़े बड़े कर्मठ लोग होते हैं, बड़े चरित्रवान हुए हैं। अब उनके बारे में आप जानेंगे नहीं, तो उनके चरित्र से, उनके कर्मठता से, उनके व्यक्तित्व से आपको क्या प्रभावित हो। अब अपने ही घर के तमाम परिवार के लोग इतने महान शख्सियत रहे हैं, उनका व्यक्तित्व रहा है, लेकिन उनके बारे में आप जानेंगे नहीं, तो उनके बारे में उनसे प्रेरणा लेने का कोई सवाल नहीं। तो जब घर के लोगों से आप प्रेरणा नहीं ले सकते हैं तो बाहर से क्या प्रेरणा लेंगे। और जब बाहर से प्रेरणा नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल एक सूखे पेड़ की तरह से अपना समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सबसे ज्ञानी हैं और इस हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। मतलब धीरे धीरे अकेलेपन की ज़िंदगी जीते हैं और समझते हैं कि आपको धन पैसा जरूर आ जाता है, लेकिन आपको लगता है कि हम पैसे हमारे पास है, ज़िंदगी चली रही है। ये मेरा अनुभव भी बता रहा है और लोगों ने भी, सबका कहना है कि केवल धन से जीवन का कोई, जीवन में कोई आप जीवन जी लेंगे नहीं। अब बिना आपकी संस्कृति के लिए, बिना आपके संस्कृति का अगर जुड़ाव नहीं है तो बिल्कुल हमेशा जीवन आपका एक खालीपन, शून्यपन से भरा रहेगा और आप ये ऐसा भरा रहेगा उसको आप कह भी नहीं पाएंगे। और आप लेकिन अनुभव करें क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, लेकिन ये भी है कि आप उसको व्यक्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि किससे व्यक्त करेंगे, उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो अपने संस्कृति के हिसाब से तो आपने उन चीज़ों को, अपने जीवन को बनाया नहीं है, तो खुद जिम्मेदार है। और इसी संस्कृति को ही बनाने के लिए धार्मिक रूप से भी तमाम हिंदुओं में तमाम 16 संस्कार बनाए गए, ताकि वो 16 संस्कार के बनाने का मतलब उद्देश्य यही था कि आप अपनी संस्कृति जो उसी को आप, उन्होंने संस्कृति को विकसित करने के लिए ये धर्म का आधार दे दिया। हालांकि 16 संस्कार धर्म का आधार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये संस्कृति के आधार है, लेकिन उनको धर्म का नाम दिया कि आप हिंदू हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसको आपने अपने संस्कृति से जोड़ दिया। तो ये जो ग्रामीण, ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर देखेंगे कि आपने कि जो आपका सोच है, चिंतन है इन परिवेश में, उससे आप एक अपने को एक विकसित करते हैं, अपने कार्यों से, अपनी क्रिया से, अपने संबंधों से। और यही इसी का कारण है कि गांव जो है हजारों साल से गांव उसी तरह से इंटैक्ट का मतलब है कि उसी तरह से खड़े हैं और आप पूरे गांव में लोगों में आपस में मेल मिलाप है। ये अलग बात है कि जो इधर आज़ादी के बाद जो राजनीति आई, उससे इन्होंने राजनीति ने इन्होंने बिखराव पैदा किया। लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उतना बिखराव नहीं कर पाए, उतना ही बिखराव कर पाए कि उन्होंने गांव के जमींदार सिस्टम डाल के अर्थतंत्र को तोड़ दिया। जो अर्थतंत्र था, ग्रामीण अर्थतंत्र, उनको उनका तोड़ दिया, जमींदार बिठा दिए उसने लोगों, और उनकी ऐसी योजनाएं, उनको अपना सामान बेचने के लिए जो ग्रामीण उत्पादन था उसको ख़त्म कर दिया, उनकी स्किल ख़त्म कर दिया, उनकी सोच ख़त्म कर दी। तो धीरे धीरे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी जो संस्कृति का मूल तत्व था, गांव के जो संस्कृति का मूल तत्व था, वो नहीं खत्म कर पाए। जो लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, अपना गाना। अब देखिए गांव में संस्कृति का एक तरीका ये भी है कि हम अपने उत्सव, जैसे मैंने कहा उत्सव को कैसे मनाते हैं, त्यौहार करने पहले बार बता चुका हूँ, लेकिन उनका ये भी तरीका है कि हमारे संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, हमारे ये धार्मिक प्रवचन हैं, ये सब भी संस्कृत का, इसके माध्यम से हम अपने जीवन को बताते हैं कि हमारे जीवन के ये तरीके हैं। तो अब वादन है और संगीत, और गाँव में एक से एक, पहले तो जितने भी अच्छे गायक, अच्छे मंच करने वाले अच्छे कवि, अच्छे लोग, नृत्यकर्ता, ये सब पहले तो गांव में ही पैदा होते थे। क्यों? कि वो उनके एक संस्कृति का अंग था। गांव में ये सब सीखने की वो थी कि हमें कोई न कोई इन चीज़ों को सीखना है। हर आदमी, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है,
कोई अच्छा नृत्य कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, सब लगे रहते थे। और इसीलिए देखिए जो हमारे जो 29 विभाग जो है ये संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था में जो अनुसूची 11 में 29 विभाग दिया गया है, उसमें 22वां आइटम नंबर है, क्रम संख्या 22वें पे उन्होंने सांस्कृतिक क्रियाकलाप को दिया है कि ये गांव के अधिकार में दिया। तो वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप गांव के अधिकार में दिया गया। देखिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव सरकार जब बनेगी तो ये जो चीज़ें हैं एकदम से वो अपने आप पुनर्जीवित होने लगेंगी। अब ये देखिए, गांव को अगर इन चीज़ों को अगर संस्कृति को खत्म कर दें तो क्या पता गांव में क्या जीवन रहेगा। और ये चीज़ें जितने जब से आपका टीवी है, सोशल मीडिया है, जब से मतलब आज़ादी के बाद से जब से देश आज़ाद हुआ, उसमें गांव में ये संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया गया हमारी, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति को ध्यान देगा। मान लो उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब ये है कि जो चीज़ बिक रहा है, चीज़ों को बेचो, पैसा कमाओ, और कैसा भी चीज़ हो बेचो। अब गांव में की जो अपनी चीज़ें थी उसको उन्होंने शहरों से ला के उसमें गांव में झुकना शुरू कर दिया। और सबको उपभोक्ता है कि अगर ज़रूरत है तो करो, नहीं तो बेकार है। अगर मान लीजिए कि गांव में आपको टीवी देखने से आपको मनोरंजन हो जाता है, तो क्या जरूरत है नाटक करने की? टीवी देखो बैठ के, ये है बोली। अब टीवी देखेंगे आप तो टीवी खरीदेंगे तो उसका टीवी का हर महीने उसका किराया देंगे, उसका बिजली खर्च होगा, उसका पानी खर्च, उसका बैटरी लगाए या बिजली लगाए, उसका बिल देंगे। अब ये आपको, तो अब ये उपभोक्तावादी चाहते हैं कि आपको मनोरंजन, अपना मनोरंजन न करिए, आप हमारे टीवी का मनोरंजन करिए। उसी तरह जैसे मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अब सब ये चाहते हैं कि आप मनोरंजन, अपना मनोरंजन मत रखिए, हमारा मनोरंजन देखिए। दिन भर उससे जो भी बकवास मोबाइल पे उसको देखते रहिए और आपका डाटा आप खर्च होता रहेगा और पैसा उनका बनता रहेगा। आप मनोरंजन यहाँ कर रहे हैं गाँव पे अपना खुद का, और लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो बैठा हुआ दूर दराज अमेरिका में आपका या कोरिया में या जहाँ भी हो, वो बैठ के आपका पैसा खूब अरबों खरबों कमा रहा है और आप जो है उससे आप मनोरंजन कर रहे हैं। अब ये गांव में अगर अपना मनोरंजन का खुद का मनोरंजन करते, जो आपकी संस्कृति का भाग था, जो करते थे, आपकी संस्कृति का वो अंग था, समय समय पर करते थे उस तरह कार्यक्रम, तो वो वहाँ लगते, वहाँ का पैसा वहाँ खर्च होता, और उसे में नई क्रिएटिविटी, नए मंचन करते, नए डायलॉग लिखते। अब क्या है कि आपकी वो प्रतिभा जो बहुत अच्छे नाटक और नृत्य और वादन, ये जो अच्छा कलाकार पैदा होते थे, वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गया। अब आपको गांव के पूरा का पूरा ही मैं देखता हूँ कि बड़ी तेज़ी से गांव की एक संस्कृति को लोगों ने, इन उपभोक्तावादियों ने, क्यों कहते हैं कि ये बेकार है, हम आपको दे रहे हैं, हमारा देखिए, हमको पैसा दीजिए, हम दिखा रहे हैं, और आप उसको विश्वास करें। विश्वास क्या, उसको बड़ी तेज़ी से आप उसको फॉलो करते हैं हर बार। यहाँ तक कि जो शादी ब्याह में पैसा नहीं खर्च होता था, सबको मदद करते थे, सबके चारपाई आती थी, सबके बिस्तर आते थे, अब आप और सब लोग मिलकर भोजन बनवाते थे, मदद करके शादी ब्याह आता था, पैसा खर्च नहीं होता था। अब आप क्या करते हैं कि शादी ब्याह में आप टेंट वाले को बुलाते हैं, वो टेंट वाला आता है और महंगा चीज़ें देता है, वहीं से सब्जी भी आ रही है, वहीं से पनीर भी मंगवा खा रहे हैं। पहले खान पान में बाहरी चीज़ें अनुमति नहीं थी, कि जो गाँव में पैदा हो रहा है आसपास वहीं मंगा के शादी में खर्च होते थे। बाहर की चीज़ को तो वो बुरा मानते थे। तो वो अब आप वो आपके जीवन में आ गया है कि अब नहीं, बाहर का ही रहेगा, अंदर यहाँ का चीज़ तो अच्छी नहीं है। उसी तरह पहले गांव में मिठाई बनते थे, वहीं खाते थे। अब क्या है कि अब आप बाहर से मिठाई मंगा लेते हैं और आपको लोग खाते हैं। पहले लोग बाहर की मिठाई खाता नहीं था कोई, तो भाई हम नहीं खाएंगे। अब आप बाहर की मिठाई नहीं माए कहेंगे आप बहुत पिछड़े हैं। तो ये इस तरह से गांव की ये जो संस्कृति है हमारे आज गांव के माहौल में, परिस्थितियों में, गांव की ज़रूरतों के हिसाब से जो हम लोगों ने चिंतन मनन करके हमारी सोच विकसित हुई थी और उसके साथ जो हम काम करते थे, वो एक तरह से धीरे धीरे बिल्कुल तेज़ी से उपभोक्ता ये संस्कृति ने उसको ख़त्म करने में बड़ी तेज़ी से उसने काम किया। तो अब ये बताइए कि अब ये गांव फिर क्या रहेंगे जब आपकी संस्कृति नहीं रहेगी? तो फिर आप जब शहर के ही तरीके से आपको जीना है तो फिर तो आपका गांव का कोई अस्तित्व रह नहीं है।
तो गांव तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो गांव की हत्या हो जाएगी। और संस्कृति हो ही रही है, होगी क्या, आपने समझिए गांव की हत्या सांस्कृतिक रूप से भी गांव के आपने 85% हत्या कर चुके हैं। अब गांव के 85% हत्या हो चुकी है। अब गांव के ये मत समझिए कि बहुत चीज़ें बची हुई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अब गांव सरकार को हमें स्थापित करना चाहिए। और दिया भी है कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप का व्यवस्था हो दिया है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप का जो व्यवस्था दी गई इसलिए कि हमारी जो सांस्कृतिक गांव की विकसित हुई है और उसके आधार पर जो हम क्रियाकलाप सांस्कृतिक क्रियाकलाप करते हैं उसको पुनर्जीवित करें। तो हमारी जो संस्कृति विकसित हुई है उसी को पुनर्जीवित करने की कुछ करना पड़ेगा। तो जब गांव सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उसको विकसित करेगी। और जब विकसित करने का मतलब पहले तो पुनर्जीवित करेगी। बहुत चीज़ें खत्म कर दिया आपने, तो उनको जब पुनर्जीवित करेगी तो फिर वो विकसित होगा। और फिर गांव के तमाम लोगों के जो अपनी क्रियाशीलता एक बहुत बड़ी क्रियाशीलता मतलब सोच, अपनी क्रिएटिविटी, जिसको कि आप कह सकते हैं हर आदमी के अंदर क्रिएटिविटी होती है और वो संस्कृति को स्थापित करने में उस क्रिएटिविटी का बड़ा महत्व रहता है। लोग सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं तो लोग इससे प्रभावित होकर दूसरे लोग इसको जुड़ते हैं और फिर वो पूरे गांव में फैल जाता है। फिर वो गांव को बांधे रखता है, गांव को आगे बढ़ाता है, गांव को संकट से छुड़ाता है, गांव को खुशहाल बनाता है। ये संस्कृति गांव को संपन्न करने में मदद करती है। ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हो जाती है। तो ये हमने आपसे बताया कि जो हमारे जो गांव की संस्कृति के जो विनाश है इससे भी गांव की हत्या हो गई है और इससे आप हमें इसको भी हमें गांव सरकार के माध्यम से ही इसको समाप्त करके पुनर्जीवित कर सकते हैं अपनी संस्कृति को। साथियों, ये इस तरह से हमने कुल लगभग 9 कड़ी गांव हत्या पर मैंने आपसे चर्चा की। और वैसे तो बहुत हो सकता है गांव हत्या पर, उसका अंत नहीं है। बहुत सारे हो सकते हैं आगे उसमें, लेकिन हमने केवल आपको बताने के लिए कि जो मुख्य बातें थी सांस्कृतिक, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन, परंपराएं, उद्यम, हमारे सहभागिता और संस्कृति, तो इन विषयों पर हमने चर्चा करके आपको ये बता दी कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था। और इस तरह गांव की हत्या हमारे निरंतर हो रही है और सबसे ज़्यादा गांव की हत्या अगर हुई है तो वो आज़ादी के बाद हुई। और ये आज़ादी के बाद सत्ता किसके हाथ में है? हमारे लोगों के पास है, जिसको हमने चुना है, जिनको हमने चुना है और जिनको हमने जिम्मेदारी दी है। तो सबसे ज़्यादा अहित तो यही लोग जो हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने मंत्री बनाया, जिनको प्रधानमंत्री बनाया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया। और इनसे मिलके अधिकारियों ने, हमारे जो अधिकारी हैं, ये अगर सही दिशा देते तो अधिकारियों को करना पड़ता, लेकिन अभी अधिकारी और ये नेता तो वही कर रहे हैं कि ये अफसर और नेताओं ने मिलके गांव की हत्या लगातार करते जा रहे हैं। बीच बीच में कुछ गुफा फेंक देंगे और मैं गांव के लिए कर रहा। अरे वो गांव के लिए जो तुम कर रहे हो वो तो एक, जैसे मैंने कहा, बाह्य चीज़ें विकास के नाम पर कर दो, सड़क बना दिया, बिजली बना दिया। क्या ये गांव अगर सड़क बिजली से बन जाता, गांव का की संस्कृति, ये चीज़ें गांव सुख शांति तक में आ जाती, तो करके देख लो। या प्रधानमंत्री जिस गांव को लिए हैं या मुख्यमंत्री गोद लिए हैं, तो क्या वो गांव में सुख शांति और संपन्नता आ गई? जाके देख लीजिए। मैंने तो इन लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री गांव के हालत के बारे में बता दिया, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गाँव के बारे में बताया था, राजनाथ सिंह जी के गांव के बारे में बताया। तो जाके इन गाँव को देखिए, क्या यहाँ सुख और शांति और संपन्नता आ गई? तो किया तो इन्होंने विकास, जाके देख लीजिए। ये तो करेंगे लोग। मतलब जब प्रधानमंत्री जिस गाँव में किए हैं तो वहाँ एक सुख और संपन्नता नहीं आ पाई, शांति नहीं आई, तो बाकी लोगों को क्या करने से आ जाएगा? ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि इस तरह से विकास के, सड़क, पानी, बिजली पहुंचाने से गांव में सुख शांति और संपन्नता आ जाएगी। अगर ये आ जाती तो मैं खाली उसी विकास पर मैं 1-2 एपिसोड करके कड़ी में यहाँ से बात करके ख़त्म कर देता। मुझे लगातार 133 कड़ी आपके सामने, आज 34वां है, 134 और अभी 50 पता नहीं कितने होंगे। तो ये सारी बातें आपको बताने की क्या जरूरत थी अगर उसी से हो जाता? तो ये गांव, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एकमात्र तरीका है कि गांव सरकार बनेगी और गांव सरकार के माध्यम से ही हम गांव को पुनर्जीवित करेंगे
और उसी के पुनर्जीवित, इस तरह के पुनर्जीवित करेंगे कि गांव स्वर्ग बने। हमको विकास और नहीं चाहिए, हमको गांव को स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग का मतलब यही है कि आप क्या समझते हैं, जैसे स्वर्ग का मतलब है कि वहाँ सुख हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, और रोजगार हो, हमारी ज़रूरतें पूरी हों, और एक हम चैन की ज़िंदगी जिसको कहते हैं गांव के लोग कि भैया आजकल चैन बड़ा हो, चैन से ज़िंदगी चल रही है, वो अनुभूति हो कि हम चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए एक बार फिर कहूँगा कि गांव के सरकार पर आप लोग जितना जल्दी बनाना का कोशिश करें। और एक बार फिर मैं बीच बीच में लोग कहते हैं कि यार जो मैं यूट्यूब पर भेजता हूँ आपको, तो जब तक आप अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, आप उसको कभी सब्सक्राइब करते ही नहीं है, खाली सुन लेते हैं। और तो फेसबुक पर मैं जा रहा है, तो फेसबुक में अगर आप लिंक करिएगा यूट्यूब का, तो उसमें यूट्यूब पर जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। जब अधिक जो तो वो दूसरे से कहेंगे। जब ये तो एक आंदोलन है ना, मुझे यूट्यूब का कोई व्यापार करने के लिए मैं ये नहीं बैठा, मैं इस एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसको आपको नहीं कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, मुझे ज़्यादा लोग देखें। मैं ही चाहता हूँ कि इसको आंदोलन के रूप में कैसे इसको विकसित किया जाए। ये जब तक आंदोलन नहीं होगा, आप जानते हैं अफसर और नेता तो आपको गाँव सरकार बनाने देंगे, लेकिन जब आपका दबाव बनेगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी बनाने के लिए। और खास करके 2024 का चुनाव आ रहा है, तो 2024 के चुनाव के पहले अगर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें, तो जो भी प्रधानमंत्री का दावेदार होगा उसको मानना होगा कि गांव के सरकार के लिए हमें भाई दो, नहीं तो ये लोग तो हमको वोट ही नहीं देंगे। तो इसलिए इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। और जब तक व्यापक आंदोलन नहीं होगा, ये नेता और अफसर कभी इसको स्वीकार करने वाले नहीं है। तो इन शब्दों के साथ एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी।